साथियों नमस्कार। आज की कहानी उस दौर की है जब ना तो सीसीटीवी कैमरे हुआ करते थे, ना मोबाइल फोन आम थे और ना ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड जैसी कोई सुविधा थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन उस समय सच में एक बहुत ज्यादा कठिन कला हुआ करती थी, जहां टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसान का दिमाग, अनुभव और मुखबिरों का नेटवर्क ही सबसे बड़ा उस समय हथियार होता था। उस दौर में कहा जाता था कि वही पुलिस अफसर सबसे ज्यादा काबिल है जिसका मुखबिर तंत्र सबसे ज्यादा मजबूत हो और जो क्राइम सीन को बारीकी से बिल्कुल पढ़ सके। साथियों, ये कहानी है 1 फरवरी 2002 की। जगह बेंगलुरु का एक पोश इलाका। शाम के करीब 5 बजे का समय था। अचानक एक अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर से खबर आती है कि वहां पर 2 लाशें पड़ी हैं। जैसे ही जिस भी किसी ने ये देखा, उसकी चीख निकल गई। देखते ही देखते वहां पर पड़ोसी जमा होने लगे। पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले ही लगभग वहां पर 500 लोगों की भीड़ उस अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा हो चुकी थी। लोगों में गुस्सा था क्योंकि ये कोई आम इलाका नहीं था। ये एक ऐसा रिहायशी क्षेत्र था जहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कड़ी मानी जाती थी, जहां पैसे वाले और प्रभावशाली लोग रहते थे। ऐसे इलाके में दिन दहाड़े डबल मर्डर होना लोगों के लिए चौंकाने वाला था। कत्ल हुआ था एक 35 साल की महिला का और उसकी एक 4 साल की मासूम बेटी का। दोनों की लाशें घर में एक कमरे में पड़ी थी। महिला की हत्या बेहद बेरहमी से करी गई थी। तेजधार हथियार उसमें यूज किया गया था। शुरुआती नजर में साफ लग रहा था कि महिला के साथ हत्या से पहले रेप भी हुआ है। वहीं बच्ची को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस पूरी वारदात की गवाह बन गई थी और इसी वजह से उसे मार दिया गया था। पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हालात की गंभीरता को देखते हुए ये खबर सीधे बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर तक जा पहुंचती है। उस समय शहर के पुलिस कमिश्नर थे HT संगलियाना। उन्होंने तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर वहां पर भेज दिया और पुलिस बल को निर्देश दे दिया कि इस केस को किसी अनुभवी और तेज तर्रार अफसर को सौंप दिया जाए। तब इस केस की जिम्मेदारी दी गई अब्दुल अजीम इंस्पेक्टर को, जो अपनी तेज जांच और क्राइम सीन की समझ के लिए वहां पर जाने जाते थे। जैसे ही अब्दुल अजीम अपनी टीम के साथ मौके पर वहां पहुंचे, उन्होंने पूरे सीन को बड़ी बारीकी से देखना शुरू कर दिया। घर के अंदर का दृश्य बेहद खौफनाक था। अलमारी खुली हुई थी, वहां का लॉकर भी टूटा पड़ा था और सामान वहां पर पूरे कमरे में यहां वहां बिखरा हुआ था। बाद में जब महिला के पति मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि घर से सोना, कैश और कई कीमती सामान उस घर से गायब है। पहली नजर में तो दोस्तों ये साफ लग रहा था कि ये लूटपाट के दौरान किया गया मर्डर है, लेकिन यहाँ एक बड़ी गड़बड़ी थी। आमतौर पर लूट के मामलों में अपराधी जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे में रेप जैसी घटना का होना बेहद असामान्य था। इसका मतलब साफ था कि ये मामला उतना सीधा नहीं है भैया जितना दिख रहा है। अब्दुल अजीम ने जब क्राइम सीन की ओर ध्यान से देखा तो उसकी नजर घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ी। उन्होंने दरवाजे को अंदर बाहर से अच्छे तरीके से जांचा। कहीं भी कोई जबरदस्ती घुसने के वहां पर निशान उन्होंने नहीं पाए और ना ही ताला भी टूटा हुआ था, ना दरवाजा तोड़ा गया था। यहीं से जांच की दिशा भी बदल गई। इसका मतलब ये साफ था कि जो भी कोई वो कातिल था, वो घर में जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं घुसा था, उसे अंदर आने दिया गया था। यानी वो कोई जान पहचान वाला बंदा ही था, कोई ऐसा जिस पर घर वालों को पूरा पूरा भरोसा था। यह परिवार, साथियों आपको बता दें, एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली थी जो राजस्थान से आकर बेंगलुरु में सेटल हुई थी। इनका इलेक्ट्रिकल केबल का काफी अच्छा बिजनेस था और इलाके में अच्छी खासी इनकी हैसियत भी थी। अब जांच और ज्यादा मुश्किल हो गई थी। ना तो सीसीटीवी मौजूद था, ना मोबाइल लोकेशन थी, ना मतलब ये 2002 का दौर था साथियों, जहां टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा सीमित थी। अब्दुल अजीम और उनकी टीम ने पारंपरिक तरीकों से इस केस की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले परिवार के लोगों से पूछताछ करी गई, पति, भाई, रिश्तेदार, यहां तक कि बिजनेस पार्टनर से भी। दुश्मनी, अफेयर, बिजनेस राइवलरी, हर एंगल से इस केस की जांच चल रही थी, लेकिन कोई ठोस सुराग पुलिस को, इंस्पेक्टर अजीम को नहीं मिल रहा था। पुलिस ने एक एक करके हर संभावित व्यक्ति को खंगाल डाला। रिश्तेदार, पड़ोसी, फैक्ट्री के कर्मचारी, जान पहचान वाले, हर किसी से वहां पर पूछताछ हुई, लेकिन मामला जस का तस बना रहा। इधर जनता का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जनता का गुस्सा उबाल लेता जा रहा था। पुलिस पर भारी दबाव था।
जल्द जल्द में कातिल को पकड़ा जाए, लोगों में डर बैठ गया था। अगर इस तरह से कोई घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर सकता है तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है, लोगों का ये मानना था। इसलिए लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द इस केस में जो भी बात हुई है, जो भी कातिल है, वो जल्द से जल्द धरा जाए। पुलिस को अब तक ये महसूस होने लगा था कि कहीं ना कहीं कोई वे अहम कड़ी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। फिर उन्होंने परिवार से एक और बुनियादी सवाल पूछा। उन्होंने परिवार से पूछा, क्या आपके घर में कोई नौकर या काम करने वाला ऐसा था जिस पर आपको शक हो? परिवार ने शुरुआत में मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने घर में काम करने वाले सभी नौकरों की एक लिस्ट पुलिस को सौंप दी। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। पुलिस ने घर में काम करने वाले सभी नौकरों और कर्मचारियों को भी खंगाल डाला, लेकिन वहां से भी कोई ठोस नतीजा पुलिस के सामने निकल कर नहीं आया। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन केस जस का तस बना हुआ था। ना तो पुलिस के पास कोई पुख्ता सुराग था, ना कोई ऐसा संदिग्ध था जिसको पुलिस पकड़ सके। इसी बीच एक दिन इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम अपनी टीम के साथ बैठकर पूरे केस की वहां पर समीक्षा कर रहे थे। ऊपर से पुलिस कमिश्नर का लगातार जो है वो दबाव भी बनता जा रहा था, क्योंकि केस ये बहुत बड़ा था। किसी भी हाल में इस डबल मर्डर केस को जल्द से जल्द सुलझाना था। एसपी साहब ने ऐसा बोल दिया था। अजीम ने अपनी टीम से साफ साफ कह दिया कि हमने हर एंगल से जांच करी है, रिश्तेदार, पड़ोसी, बिजनेस राइवल, नौकर, लेकिन हमें कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। पड़ोसियों से भी पूछताछ करी गई। उन्होंने भी बताया कि 1 फरवरी के दिन, जिस दिन ये डबल मर्डर हुआ था, उन्होंने कोई भी वहां पर ऐसी असामान्य गतिविधि नहीं देखी थी। ना किसी अजनबी को उस इलाके में घूमते हुए पाया गया था, ना देखा गया था। ना ही किसी संदिग्ध व्यक्ति को घर में आते जाते हुए ही देखा गया था। यानी बाहर से कोई आया नहीं। इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। अब हालात ऐसे हो गए थे कि पुलिस को हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा इस केस में नजर आ रहा था। तभी अब्दुल अजीम को एक बात खटकने लगी। कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारी जो हमारी नजर से छूट रही है। यहीं से जांच को एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। टीम ने तय किया कि अब सभी क्लोज रिलेटिव्स और खास तौर पर मृत महिला के पति से दोबारा जो है वो गहराई से पूछताछ करी जाएगी। साथियों, आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि पहली पूछताछ में लोग कुछ बातें भूल जाते हैं या छुपा जाते हैं जो बाद में अहम साबित होती हैं। इसके बाद शुरू हुई लंबी और गहन पूछताछ। महिला के पति और उनके भाई, रिश्तेदार, सबको एक बार फिर से बैठाकर जो इंस्पेक्टर अजीम थे उन्होंने सवाल जवाब किए। घंटों तक वहां पर पूछताछ चली, लेकिन फिर भी कोई नई जानकारी सामने नहीं आ रही थी। तभी एक बार फिर वही बुनियादी सवाल पूछा गया कि भैया, क्या आपके यहाँ कोई ऐसा नौकर या कर्मचारी रहा है जिस पर आपको शक हो सकता है, चाहे वो अभी काम कर रहा हो या पहले करता हो? शुरुआत में जवाब वही था, नहीं, ऐसा कोई भी हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी और सवाल गहराते गए, अचानक मृत महिला के पति को कुछ याद आया। उन्होंने कहा, हाँ, एक आदमी था, लेकिन वो अब यहाँ पर काम नहीं करता। अब्दुल अजीम ने तुरंत पूछा, आपने पहले उसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया? पति ने पुलिस के सामने सफाई दी, असल में जब आपने नौकरों के बारे में पूछा तो हमें लगा कि आप घर में काम करने वाले नौकरों की फिलहाल जो है वो बात कर रहे हो। घर पर तो ऐसा कोई भी संदिग्ध नौकर नहीं था, लेकिन हाँ, मेरी फैक्ट्री में जहां हम इलेक्ट्रिकल केबल का काम करते हैं, वहां पे एक ऐसा आदमी काम करता था। पुलिस की दिलचस्पी ये लाइन सुनते ही तुरंत से बढ़ गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा कि उसका क्या नाम था, तो उनके पति ने बताया कि दीपराम। उन्होंने आगे बताया कि दीपराम को करीब 6 महीने पहले, यानी जून जुलाई 2001 के आसपास नौकरी से मैंने निकाल दिया था। वजह थी उसकी लापरवाही। वो अक्सर बिना बताए गैर हाजिर रहता था, समय पर काम नहीं करता था, ना ही समय पर ड्यूटी आता था, और उसका व्यवहार भी ठीक नहीं था। अब पुलिस को पहली बार लगा कि शायद ये ऐसा एक सिरा है जिससे उन्होंने पहले नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि अब तक जांच घर के अंदर और आसपास के लोगों तक ही सीमित थी। लेकिन ये व्यक्ति फैक्ट्री से जुड़ा था, यानी परिवार के संपर्क में भी था, और उसे घर के बारे में जो है वो जानकारी भी हो सकती थी। यहीं से केस में एक नया मोड़ लिया। दीपराम को नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन पहली नजर में समझ पाना मुश्किल था कि उसका इस मर्डर से लेना देना क्या हो सकता है। मोटिव साफ नहीं था। तभी महिला के पति ने एक अहम बात बताई, कई बार जरूरत पड़ने पर हम दीपराम को घर पर भेजते थे ताकि वो छोटे मोटे काम कर दे। यहीं से पुलिस को पहली ठोस लीड मिली। अब तस्वीर थोड़ी साफ होने लगी थी। अगर दीपराम घर पर आता था तो उसे घर की बनावट, लोगों की दिनचर्या और अंदर के हालात की पूरी जो है वो जानकारी रही होगी।
साथ ही साथ उसे नौकरी से भी निकाला गया था, यानी कि बदला, रिवेंज का एंगल भी पुलिस के सामने आ रहा था। इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम और उनकी टीम ने तुरंत दीपराम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पता चला कि वो राजस्थान का रहने वाला था। जब परिवार से पूछा गया कि उसे निकाले जाने के बाद वो कहां पर गया था, तो जवाब मिला कि वह तो वापस अपने गांव राजस्थान में चला गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। जब घर में बैठकर दीपराम के बारे में चर्चा चल रही थी, तभी मृत महिला के पति के जीजा ने अचानक कहा, नहीं, वो यहीं पर है, दीपराम बेंगलुरु में है, मैंने उसे कुछ हफ्ते पहले यहीं बेंगलोर में देखा था। ये सुनते ही पुलिस सतर्क हो गई। अब्दुल अजीम ने तुरंत पूछा, आपने ये बात पहले हमें क्यों नहीं बताई? तब उन्होंने जवाब दिया, उनके जीजा ने, कि वो तो बस एक एक्स एम्प्लॉय था, हमें लगा कि उससे अब क्या लेना देना, वो यहाँ पर है तो है नहीं, वो राजस्थान चला गया होगा, हमें इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इस एंगल से सोचा ही नहीं। हमने सोचा कि उसे नौकरी से निकाल दिया, वो अपना बेंगलोर छोड़ के राजस्थान चला गया होगा। लेकिन यही लापरवाही अब केस का सबसे अहम मोड़ बन चुकी थी। अब्दुल अजीम का शक जो है वो गहराता जा रहा था। जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा था कि वो 6 महीने पहले राजस्थान में अपने घर पर लौट चुका है, अगर वो अब भी बेंगलुरु में मौजूद है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने दीपराम की तलाश तेज कर दी थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसका कोई स्थायी पता नहीं था। जब वो फैक्ट्री में काम करता था तब कंपनी द्वारा दिए गए छोटे मोटे जो क्वार्टर्स कंपनी देती है, तो वो उसी में रहता था। नौकरी छूटने के बाद वो कहाँ गया, इस बात का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि दीपराम आज की डेट में वो शहर के किस कोने में रह रहा है। तभी अब्दुल अजीम को एक आइडिया आया। उन्हें पता लगा कि बेंगलुरु में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर सस्ते लॉज और गेस्ट हाउस मिलते हैं। बाहर से आने वाले लोग अक्सर उन्हीं जगह पर, जो शहर में किसी को नहीं जानता है, तो उन्हीं जगहों को अपना स्थायी ठिकाना बनाते हैं और अक्सर वहीं पर रुकते हैं। बस फिर क्या था, पुलिस ने ऐसे सभी सस्ते लॉज और गेस्ट हाउस की छानबीन वहां पर शुरू कर दी। इसी तलाशी के दौरान एक लॉज में पुलिस को एक व्यक्ति मिला, उसका नाम था आभाराम। यहाँ एक और चौंकाने वाली कड़ी सामने आई। आभाराम भी उसी फैक्ट्री का पूर्व कर्मचारी था जहां दीपराम पहले काम किया करता था, और इतना ही नहीं, दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। पुलिस ने तुरंत उस लॉज पर दबिश दी जहां पर आभाराम जो है वो रहा करता था। तलाशी के दौरान वहां से कुछ सोने के जेवर बरामद हुए। जब उन जेवरों की पहचान कराई गई तो साफ हो गया कि वे उसी घर से लूटे गए सामान का हिस्सा थे जहां पर ये कुछ दिन पहले डबल मर्डर हुआ था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि आभाराम भी इस मामले के अंदर पूरे तरीके से शामिल था। उसे हिरासत में लिया गया और सख्ती से आभाराम से पूछताछ भी करी गई। शुरुआत में आभाराम बचने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन सबूतों के दबाव में आखिरकार वो टूट गया और फिर उसने कहा, हाँ वो आया था, मेरे पास दीपाराम आया था। आभाराम ने पूछताछ में ये बात तो कबूल कर ली थी कि दीपराम उसके पास आया था, लेकिन उसने साफ कह दिया कि इस वक्त वो कहाँ है, मुझे इसके बारे में कोई भी ऐसी कोई चीज मालूम नहीं है। आभाराम ने बताया कि दीपराम ने उसे बताया ही नहीं, बल्कि उसने खुद कहा था कि अगर मैं तुम्हें अपनी लोकेशन बता दूं और कल को तुम पुलिस के हाथ लग गए तो तुम मेरा ठिकाना पुलिस को बता दोगे। इसलिए उसने जो है दीपराम ने आभाराम को अपना कोई ठिकाना नहीं बताया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि आभाराम झूठ बोल रहा है और दीपराम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सख्त पूछताछ और लंबे इंटेरोगेशन के बाद पुलिस को यह पक्का यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा है। उसे वाकई दीपराम की लोकेशन के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी उसके पास मौजूद नहीं थी। यहीं पर आकर जांच एक बार फिर से रुक सी गई थी। एक तरफ तो डेड एंड था, पुलिस की एक टीम राजस्थान भी भेजी गई, ये सोचकर कि शायद दीपराम अपने गांव वापस बेंगलोर से लौट गया हो, लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि कातिल हवा में गायब हो चुका है। इसी बीच लगातार चल रही जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस को एक नई जानकारी मिली। दीपराम का एक भाई भी वहीं पर बेंगलुरु में रह रहा था और एक दूसरी फैक्ट्री में, वो भी किसी दूसरी फैक्ट्री में, केबल की फैक्ट्री में ही काम करता था। हालांकि ये भी पता चला कि दोनों भाइयों के बीच कोई ज्यादा नजदीकी नहीं थी, वे साथ में कभी नहीं रहते थे और पहले भी जब दोनों बेंगलुरु में काम करते थे तब भी वो दोनों अलग अलग घर में अलग अलग लोकेशन पे रहते थे। फिर भी ये एक संभावित कड़ी थी। पुलिस तुरंत दीपराम के भाई के पास जा पहुंची और उसे थाने बुलवा लिया गया। वो स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया कि देखो भैया, हमें पता है कि इस केस में तुम्हारा किसी तरीके से कोई भी रोल नहीं है, हम सिर्फ तुम्हारे भाई के बारे में थोड़ी बहुत तुमसे जानकारी लेना चाहते हैं।
इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम को पहले से अंदाजा था कि शायद उसे अपने भाई के बारे में ज्यादा जानकारी मालूम नहीं होगी। जो व्यक्ति अपने करीबी दोस्त आभाराम को भी अपनी लोकेशन नहीं बता रहा था, वो अपने भाई को आखिरकार लोकेशन क्यों बताएगा जिससे उसकी बनती भी नहीं थी, खासकर तब जब उसे ये पता था कि पुलिस उस तक उसके भाई के जरिए पहुंच सकती है। ठीक वैसा ही हुआ। पूछताछ के दौरान दीपराम के भाई जो है, उन्होंने कहा कि मैं महीनों से उससे नहीं मिला हूं, मुझे नहीं पता है कि वो फिलहाल आज के दिन कहां पर है। और पुलिस को भी इसी जवाब की उम्मीद थी। अब यहाँ असली चाल चली गई। पुलिस ने सामान्य प्रक्रिया के तहत उससे कहा कि ठीक है भैया, देखो आप अपना जो है वो बयान है वो हमें दर्ज करा दो और उस पर साइन कर दो और अपना मोबाइल नंबर भी जो है इस पर अपना दर्ज कर दो, ताकि अगर हमें फिर कभी आपकी जरूरत पड़े तो हम आपको सीधा थाने बुला सके। दीपराम के भाई ने भी बिना किसी शक के अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया, उस पर साइन किया और अपना मोबाइल नंबर उसने उस पर लिख दिया नीचे। दीपराम के भाई को भी लगा कि उसने अपना काम कर दिया है और अब मामला खत्म हो गया है, पुलिस जाने और मेरा भाई जाने। लेकिन असल में यही पुलिस की रणनीति थी। अब्दुल अजीम का मकसद उससे जानकारी निकलवाना नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि उसके पास कोई खास जानकारी नहीं होगी। असली मकसद था उसका मोबाइल नंबर हासिल करना, वो भी बिना किसी शक पैदा किए, किसी भी तरीके का बिना कोई शक पैदा किए। अगर पुलिस सीधे उसका फोन जब्त करती या जबरदस्ती नंबर लेती तो दीपराम को भनक लग जाती और वो और ज्यादा सतर्क हो जाता। इसलिए पुलिस ने पूरा खेल बेहद चुपचाप तरीके से खेला। अब उनके हाथ में एक ऐसा सुराग था जो सीधे दीपराम तक पहुंचा सकता था पुलिस को, इंस्पेक्टर अजीम को और पूरी टीम को। दीपराम का भाई अपना बयान देकर पुलिस स्टेशन से चला गया, लेकिन उसने जो मोबाइल नंबर पुलिस को दिया था वही इस पूरी जांच की सबसे अहम कड़ी बनने वाला था। इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम ने तुरंत उस नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। योजना साफ थी, कभी ना कभी दीपराम अपने भाई से संपर्क जरूर करेगा और जैसे ही वो कॉल करेगा उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी। अब पुलिस इंतजार में थी। दिन बीतते गए लेकिन कोई खास कॉल उस पर नहीं आ रही थी। जो भी फोन उस नंबर पर आते थे पुलिस उन सभी को मॉनिटर कर रही थी। कभी राजस्थान से रिश्तेदारों के कॉल आते थे, कभी दोस्तों के, लेकिन हर बार निराशा ही पुलिस के हाथ लग रही थी। कई दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजरते चले गए, बीतते चले गए। फिर एक दिन अचानक उस मोबाइल पर एक ऐसी घंटी बजी जो राजस्थान से नहीं थी, क्योंकि नंबर पहले से सर्विलांस पर लगाया गया था। पुलिस तुरंत ही अलर्ट हो गई। कॉल उठाया गया, बातचीत शुरू हुई और पुलिस पूरी बातचीत वहां पर सुन रही थी। पहले तो यह सामान्य बातचीत लग रही थी, लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स ट्रेस करी तो एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। ये कॉल जो थी वो गुजरात के सूरत शहर से आई थी। पहली नजर में लगा कि कॉल किसी घर या निजी नंबर से आया होगा, लेकिन जब और गहराई से इस बात की जांच करी गई, इस कॉल की जांच करी गई, तो पुलिस को पता चला कि ये कॉल किसी घर से नहीं बल्कि सूरत के एक एसटीडी पीसीओ यानी पब्लिक कॉल बूथ से किया गया था। अब पुलिस को लगभग यकीन हो गया था कि फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि दीपराम ही है। बातचीत के दौरान दीपराम ने अपने भाई से इधर उधर की बातें करी। असल में वो ये टटोलने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस जांच कहां तक आखिरकार पहुंची है और क्या उसका नाम भी सामने आया है या नहीं आया है। भाई ने सीधी सीधी सच्चाई बता दी। भैया ऐसा है कि पुलिस ने मुझे बुलाया था, पूछताछ करी थी, मेरा स्टेटमेंट लिया और मैं साइन करके वहां से वापस चला आया। मुझे नहीं पता कि तुम कहां हो। इस एक कॉल ने केस को फिर से एक बार जिंदा कर दिया था। अब पुलिस के पास एक ठोस लीड थी। सूरत का वो पब्लिक कॉल बूथ था जहां से कॉल किया गया था। तुरंत बेंगलोर पुलिस ने गुजरात की पुलिस से वहां पर संपर्क किया और उस बूथ की सटीक लोकेशन भी बेंगलोर पुलिस ने जो है अब्दुल अजीम की टीम ने हासिल कर ली थी। जानकारी मिलते ही बेंगलुरु से एक स्पेशल टीम तुरंत सूरत के लिए रवाना कर दी गई। फ्लाइट से पहुंचने के बाद सूरत पुलिस की मदद से उस इलाके की पहचान करी गई जहां पर वो पब्लिक टेलीफोन बूथ मौजूद था जहां से कॉल करी गई थी दीपराम के भाई को। अब अगला कदम था जाल बिछाना। पुलिस को अंदाजा था कि अगर दीपराम ने एक बार इस टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल किया है तो वो पक्का दोबारा यहीं से कॉल करेगा और यहीं कॉल करने के लिए वो आ सकता है। इसका मतलब ये था कि वो यहीं आसपास कहीं रह रहा होगा। इसलिए पुलिस ने सादे कपड़ों यानी कि सादी वर्दी में अपने जवानों को उस बूथ के आसपास तैनात कर दिया था। अब उनका काम था हर रोज आने जाने वाले व्यक्तियों पर नजर रखना, हर उस शख्स को गौर से देखना जो बूथ पर कॉल करने आता था और फिर एक फोटो के जरिए उसकी पहचान करना। क्या यही दीपराम है? जाल बिछ चुका था, बस इंतजार था शिकार के वापस आने का। पुलिस टीम टेलीफोन बूथ के बाहर सादे कपड़ों में तैनात थी। दिन भर लोग आते, कॉल करते और चले जाते।
लेकिन ना किसी का हुलिया मैच कर रहा था और ना ही दीपराम के भाई पर कोई संदिग्ध कॉल आ रहा था। इंतजार लंबा होता जा रहा था। ऐसी ड्यूटी पुलिस के लिए आम होती है। धैर्य की ही सबसे बड़ा उनका हथियार होता है। कई दिनों के इंतजार के बाद एक दिन आखिरकार किस्मत ने पुलिस का साथ दिया। ये दोपहर का वक्त था। उसी टेलीफोन बूथ पर एक शख्स आया और उसने कॉल करना शुरू कर दिया। बाहर खड़ी पुलिस की जो टीम थी वो सतर्क थी। बूथ के अंदर लगे डिस्प्ले पर डायल किया गया नंबर दिखाई देता था, उसी आधार पर बिल बनता था। अचानक पुलिस वालों की नजर उस डिस्प्ले पर पड़ी। स्क्रीन पर एक एसटीडी कोड चमका 080। ये कोड बेंगलुरु का था। जैसे ही पुलिस ने ये देखा उनकी आंखें चमक उठी। अब शक यकीन में बदलने लगा। हालांकि ये भी संभव हो सकता था कि कोई और व्यक्ति भी बेंगलुरु में उस एसटीडी पीसीओ से कॉल कर रहा हो, लेकिन परिस्थिति और समय को देखते हुए पुलिस को अंदाजा हो गया कि ये दीपराम ही हो सकता है जो अपने भाई को दोबारा से कॉल कर रहा है। अब चुनौती थी पहचान की। वो शख्स अपना आधा चेहरा छुपाए हुए था, सीधे पहचानना मुश्किल था। लेकिन इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम के पास एक अहम क्लू था। उन्हें पता था कि दीपराम लंबे समय तक इलेक्ट्रिकल केबल्स की फैक्ट्री में काम कर रहा था। ऐसे काम में अक्सर हाथों पर जो है लोगों के कट के निशान पड़ जाते हैं, खासकर छोटी उंगली, यानी कि जो सबसे छोटी उंगली है उस पर निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि उसी से वो केबल को खींचते भी हैं। पुलिस धीरे धीरे बूथ के करीब पहुंची। ऐसा दिखाया गया कि जैसे कोई दूसरा ग्राहक कॉल करने के इंतजार में खड़ा है। वे सामान्य तरीके से झांकते हुए उस व्यक्ति को देखने लगे। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी एक नजर उसकी उंगली पर पड़ी। वहां गहरे कट के निशान बने थे। बस यहीं से पुष्टि हो गई थी कि ये दीपराम ही है। अगले ही पल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करी। दरवाजा खोला गया और जोर से आवाज दी गई, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार देंगे। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये एक ऐसी रणनीति थी ताकि आसपास तैनात बाकी पुलिसकर्मी भी तुरंत अलर्ट होकर मौके पर पहुंच जाएं। दीपराम तुरंत घबरा गया। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया। कुछ ही सेकंड में पुलिस ने उसे दबोच भी लिया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ करी गई और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। उसे वापस बेंगलुरु लाया गया, जहां विस्तृत रूप से जो है पूछताछ करी गई। दीपराम ने बताया कि 6 महीने पहले जब मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था तो मुझे बहुत अपमान महसूस हुआ था। उस वक्त मैंने सोचा कि बदला लूंगा, लेकिन फिर खुद को समझा लिया और छोड़ दिया। मैं बेंगलुरु में ही रुका रहा। अगर मैं राजस्थान उस समय लौट जाता तो शायद ये अपराध मैं बिल्कुल नहीं करता, कभी भी नहीं कर पाता। उसने आगे बताया कि उसे नई नौकरी नहीं मिल रही थी और धीरे धीरे उसके मन में गुस्सा और निराशा बढ़ती जा रही थी। उसने कहा कि मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। फिर मैंने सोचा एक साथ 2 काम करूंगा, बदला भी लूंगा और पैसे भी हासिल करूंगा। मुझे घर की पूरी जानकारी थी। कई बार मैं उस घर में जा भी चुका था। मुझे पता था कि कब घर में कौन रहता है। एक दिन वह लूट के इरादे से घर पर पहुंचा, लेकिन अंदर जाकर उसने बताया दीपराम ने कि अंदर जैसे ही मैं गया मेरी नीयत बदल गई। मैंने महिला के साथ रेप किया। तभी वहां पर बच्ची भी एक आ गई थी। मुझे पता था कि वो मुझे पहचान लेगी, क्योंकि मैं पहले घर पर आता जाता था। इसलिए मैंने इससे बचने के लिए उसे भी मार दिया। दीपराम के पास से लूटे गए पैसे और जेवर भी पुलिस ने बरामद कर लिए। इसके बाद मामला कोर्ट में गया। करीब 18 महीने की सुनवाई के बाद 22 जुलाई 2003 को ट्रायल कोर्ट ने दीपराम को मौत की सजा सुना दी। हालांकि बाद में उसके इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और आमतौर पर ऐसे मामलों में जैसा होता है, हाईकोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इस तरह एक एसटीडी कोड 080 और एक उंगली पर पड़े कट के निशान, इन 2 छोटे छोटे सुरागों ने उस दौर में जब ना तो आधुनिक फोरेंसिक टेक्नोलॉजी थी और ना ही डिजिटल ट्रैकिंग, पुलिस को असली कातिल तक पहुंचा दिया था। साथियों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, बल्कि उस समय की पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सूझबूझ, धैर्य और दिमागी रणनीति का जीता जागता ये उदाहरण है। तो साथियों, ये था आज का बेंगलोर का किस्सा। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।